हे एवरीवन, दिस इज़ राहुल राज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो इसके प्रिपरेशंस के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की है। तो आज हम लोग LLB लॉ की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए LLB पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के फर्स्ट पेपर मुस्लिम लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक महर यानी डॉर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, महर के ऊपर शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं और लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं। तो आज हम लोग इसके एसेंशियल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे और भी बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं महर क्या होता है। तो महर को जानने के लिए कि महर की शुरुआत कैसे हुई, हमें जाना पड़ेगा प्री इस्लामिक पीरियड में, यानी इस्लाम शुरू होने से पहले। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस्लाम शुरू होने से पहले वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानी जाती थी और वाइफ के कुछ मेंटेनेंस के लिए, कुछ गुजारा के लिए उसे कुछ सम ऑफ अमाउंट दिया जाता था हस्बैंड के द्वारा। लेकिन उस वक्त क्या था कि कोई एप्रोप्रिएट लॉ नहीं था इसके लिए, जिसके कारण से कुछ लोग इसे फॉलो करते थे और कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते थे। और यहाँ तक कि स्त्रियों पर, वुमेंस पर झूठा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का इल्ज़ाम भी लगाया जाता था, चार्जेस लगाए जाते थे, जिसके कारण उन्हें महर से वंचित रखा जा सके। क्योंकि उस वक्त जो भी स्त्रियों पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चार्जेस लगते थे, उन्हें महर से वंचित कर दिया जाता था, मतलब उन्हें महर नहीं प्रदान किया जाता था। तो इसलिए इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ इस्लाम आने के बाद? उसके बाद वुमेंस को ये पावर दिया गया कि अगर उन पर इस तरह के झूठे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो ना सिर्फ ये एक बेसिस होगा डिवोर्स फाइल करने के, इस बेसिस पर वो अपने पति से डिवोर्स भी ले सकती थी और इसके साथ ही साथ उसे महर भी प्रदान किया जाएगा। महर से उसे वंचित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि महर एक पत्नी का हक होता है। ये इस्लाम आने के बाद वुमेन्स को पावर दिया गया। कुरान पाक में भी कहा गया है, अगर तुम अपनी पत्नी से अलग होते हो तो ये ज़रूरी है कि तुम उन्हें सौहर्द से विदा करो। जो चीज़ें तुमने उन्हें दी है उनसे वह वापस लेने की तुम्हें अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि वुमेन्स को जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं शादी के वक्त, उस गिफ्ट्स पर उनका पूरी तरीके से ओनरशिप हो गया और वह गिफ्ट्स जो भी शादी के वक्त दिए गए उनसे अब कोई नहीं छीन सकता था। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि महर का जो इंग्लिश वर्ड है डॉवर, वो टेक्निकली जो अरेबिक वर्ड है महर, उसका एंग्लो मुस्लिम पर्यायवाची है, मतलब सिनोनिम्स है। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, मतलब मुल्ला के अनुसार, महर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है, सम अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, जो कि विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार होती है। मतलब एज ए कंसिडरेशन ऑफ मैरिज पत्नी उसकी हकदार होती है प्राप्त करने के लिए। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा ILR 1886 में ऑनरेबल जस्टिस महमूद ने कहा था कि महर मुस्लिम लॉ की ऐसी धनराशि या अमाउंट ऑफ मनी या संपत्ति है जिसे मैरिज के कंसिडरेशन के रूप में पत्नी को देने का वादा किया जाता है। कब? मैरिज के टाइम पर। किसके द्वारा? पति के द्वारा। अगर विवाह के समय इसका उल्लेख या मेंशन नहीं किया गया हो और ना ही इसे फिक्स्ड किया गया हो, तो भी कोर्ट पत्नी को इसे प्रदान करवाएगी। देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ महर। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शुरुआत में ही इसे अनिवार्य बना दिया था हर एक मुस्लिम विवाह के लिए। मुस्लिम विवाह का महर जो होता है वह रोमन लॉ के महर से, जिसे हम लोग डोनेटियो प्रॉप्टर नेपोटिस भी कहते हैं, उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जिसे हम रोमन लॉ का महर भी कहते हैं।
लेकिन दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जो रोमन लॉ का महर है वो वॉलेंट्री है, यानी आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। आप चाहे तो दे भी सकते हैं, आप चाहे तो ना भी दे सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ का जो महर है वो ऑब्लिगेटरी है। इसका मतलब है वह देना अनिवार्य है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर किसी विवाह में पति महर देने का उल्लेख नहीं करता है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज वो मेंशन नहीं करता है कि महर दिया जाएगा, और वो ऐसा कोई एग्रीमेंट बना लेता है जिसमें कि पत्नी को महर देने से वंचित रखा जाता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर कोर्ट, ये पति जो अपने लायबिलिटी को का त्याग कर दिया है, इस महर देने के लायबिलिटी से अपने आप को वंचित कर दिया है, कोर्ट ये डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट कैसे, और वो कोर्ट पति के द्वारा पत्नी को महर दिलाएगी। हम एक एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए बी से विवाह करता है इस शर्त पर कि कोई भी महर नहीं दिया जाएगा, तो ये विवाह तो वैलिड है, ये एक वैलिड मैरिज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को कभी भी महर मिलेगा ही नहीं। पत्नी को महर मिल सकता है, कब मिलेगा? जब डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज होगा, या दूसरा जब भी पत्नी इसकी मांग कर देगी कोर्ट के सामने, तो पति को महर देना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि महर का इम्पोर्टेंस क्या है आखिरकार। इतनी बातें तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से जान ली। अब हमें ये देखना है कि ये जो महर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डॉगर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, फतवाए काजी के अनुसार, फतवाए काजी खान के अनुसार महर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर शादी के टाइम इसका मेंशन ना हो और पत्नी खुद भी ऐसा एग्रीमेंट बना ले कि नहीं भाई मैं अपने सारे महर के राइट्स का त्याग करती हूँ और मैं बिना महर के लिए ही शादी करना चाहती हूँ, और ऐसा एग्रीमेंट पति पत्नी बना ले, तो ये एग्रीमेंट इनवैलिड होगा, इसकी कोई वैधता नहीं होगी। तो आप लोग कईयों का ये सवाल होगा कि महर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया। तो देखिए, महर को इतना इम्पोर्टेंस देने के पीछे रीज़न ये था कि पति के जो डिवोर्स लेने का अधिकार है और एक से ज़्यादा विवाह करने का, एक से ज़्यादा शादी करने का जो अधिकार है, उस पर रोक लगाया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। ये ना सिर्फ पत्नी की रक्षा करता है, बल्कि एक से ज़्यादा विचार, शादी करने के विचार पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा देता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में भी जस्टिस महमूद ने ये कहा था कि जो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज है और एक से ज़्यादा विवाह करना है, इसका पति को पूर्णतः अधिकार है, फुल पावर है। ऐसा उन्होंने केस में कह चुके हैं पहले भी। लेकिन ये जो महर को एसेंशियल बना करके लॉ मेकर्स ने क्या किया कि अब उन पति के जो इस पावर पर रिस्ट्रेन लगा दिया। मतलब अब वह डिवोर्स और बहुविवाह इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। इसलिए महर हर एक मुस्लिम विवाह में एक स्त्री का अधिकार माना जाता है, और ये एक फंडामेंटल फीचर है वैलिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का। तो महर की जो शुरुआत की गई थी वो बहुत ही नेक विचार के साथ की गई थी। वो स्त्रियों की रक्षा के हेतु और उनका कंडीशन सुधारने हेतु इसलिए महर की शुरुआत की गई थी। बहुत ही नेक विचार के साथ इसे मेंशन किया गया है। उम्मीद है फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको महर के विषय में समझाया हो वो आपको समझ में आया हो, और इसी तरह से मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को डील करता रहूँगा ताकि आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी हो। थैंक यू।